हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं राम मोहन रॉय जी। बिल्कुल, इंग्लिश का प्रोज है। ज्ञान की बातें दी हुई है यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे राम मोहन रॉय जी के बारे में लिखते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी था, इनको क्यों सम्मान मिलना चाहिए, राम मोहन रॉय को क्यों सम्मान मिलना चाहिए, ये सब चीज के बारे में लिखा गया है। तो जितना जो पढ़ा रहा हूं वो बढ़िया तरीके से पढ़ लो भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सर किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? वही हमारे बंगाल के कवि गुरु का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो लोग क्या क्या काम किए थे, क्या नहीं काम किए थे, सब चीज का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा जाएगा। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि राम मोहन रॉय का मतलब कि बर्थ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनका डेथ कब हुआ था, साथ साथ इन्होंने कौन कौन से ऐसे ऐसे काम किए थे जिन वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली थी उन दिनों में। ठीक है। और इसके बाद स्टोरी का भाई समरी वर्जन देख रहे हो? ये पूरा स्टोरी है। स्टोरी ही 2 पेज का है। स्टोरी 2 पेज का है। और यहाँ पे मैंने पूरा समरी एकदम तैयार कर लिया है, जहां पे 4 पैराग्राफ को बहुत बढ़िया तरीके से समराइज कर दिया है, जो आपको समझने में बहुत आसान लगेगा। क्लियर है? तो आप लोग राम मोहन रॉय कहानी को पढ़ने के लिए रेडी हो? राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ने के लिए रेडी हो? जल्दी बताओ, एक बार लाइक कर दो। लाइक फॉर राम मोहन रॉय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, लाइक फॉर बंगाल टाइगर्स। जी बिल्कुल, राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ही बंगाल से थे। लाइक फॉर बंगाल टाइगर्स। चलिए आइए फटाफट से। एक्चुअल टाइगर तो ये लोग हैं जो लोग देश में बदलाव लाए, जिन लोगों की वजह से ये देश में बदलाव आया, जिन लोगों की वजह से ये छोटी छोटी जो सोच थी वो चेंज हो पाया। क्लियर है? तो सबसे पहले आइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ते हैं। रेडी हो ना भाई? जल्दी बताओ, रेडी हो ना? जी भैया बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ कब हुआ था? 1861 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ कब हुआ था? चैट बॉक्स में लिखो 1861 में। चैट बॉक्स में आप लोग लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ कब हुआ था? 1861 में। और बताइए डेथ कब हुआ था? 1941 में। 1941 ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है डेथ, और यहाँ पे जो है ये रिप्रेजेंट करता है बर्थ। तो ये बताओ बेटा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पापा का नाम क्या था? याद है? पूछ सकता है बेटा, पूछ सकता है। इस चैप्टर में यही सब पूछेगा। पूछने लायक ये चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर में रविन्द्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन पूछेगा या तो राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्शन पूछेगा। पूछने वाला सवाल यही सब है। ये बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पापा का नाम क्या था? ये बताओ। फादर का नाम क्या था? किसी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का फादर का नाम क्या था? फादर का? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। जी बिल्कुल। और बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर इतने विश्व वाले गुरु थे, इतने बड़े कवि गुरु थे कि वो अपने लिटरेचर के लिए, म्यूजिक के लिए, ड्रामा के लिए, पेंटिंग के लिए, हर चीज के लिए जाने जाते थे। कोलकाता में देखोगे अधिकतर बंगाली के घर में रविंद्र संगीत जो है वो फेमस है, बिकॉज रविन्द्रनाथ टैगोर उसी चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने रविंद्र संगीत के लिए जाने जाते हैं। लिटरेचर के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर उत्तीर्ण नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर है? तो लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा और पेंटिंग के फील्ड में वो जाने जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? बताओ, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। ओ बच्चा बच्ची, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो जल्दी से। ये बताओ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था? कौन से ईयर में? 1930। किस लिए मिला था? कौन से पर्पस से नोबेल प्राइज मिला था? गीतांजलि के वजह से। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 को मिला था, 1913 को। और वो जो टैगोर थे ना, वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन रिसिपिएंट थे। ठीक है? यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ कि टैगोर कौन कौन से देशों के लिए नेशनल एंथम लिखे थे?
ये बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर कौन कौन से देश के लिए, कौन कौन से कंट्री के लिए नेशनल एंथम लिखे हैं? कौन कौन से कंट्री के लिए बताओ? सर इंडिया, बांग्लादेश का भी है और श्रीलंका का भी है। क्लियर है? इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है ना, उसको कौन लिखा है? हमारे प्यारे रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे प्यारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब बेसिक नॉलेज है जो पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में। बताओ, जल्दी से बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं, वापस से पूछता हूं। ये बताओ कि रविन्द्रनाथ टैगोर का डेथ कब हुआ था? बिना देखे बताएगा, बिना देखे, चीटिंग नहीं। जल्दी बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डेथ कब हुआ था? सर 1941। बर्थ कब हुआ था? 1861। सर उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1913। ये बताओ वो किस किस चीज के लिए फेमस थे? वो कौन कौन से चीजों के लिए फेमस थे? सर वो लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा और पेंटिंग के लिए फेमस थे। वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन रिसिपिएंट थे। ठीक है, इसके बाद ये बताओ कि नेशनल एंथम कौन कौन सा कंट्री ने अडॉप्ट किया था? उनका जो लिखा हुआ नेशनल एंथम है वो कौन कौन सा कंट्री ने अडॉप्ट किया था? सर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। क्लियर है? इतना याद हो गया? चलिए आइए अब राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं। राम मोहन रॉय का बर्थ कब हुआ था? राम मोहन रॉय का बर्थ हुआ था मई 22, 1772। क्लियर है? राम मोहन रॉय जो समाज सुधारक थे, जो इन सारी कुरीतियों को दूर भगाए, सती प्रथा, बाल विवाह, पहले क्या क्या होता था, पहले कितनी छोटी छोटी गंदी सोच थी इंसानों की कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था, उनको जला दिया जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह, 9 साल की 10 साल की बच्ची की बाल विवाह हो जाता था। ये सब सारा कुरीतियों को रेवोल्यूशनाइज कौन किया? बताइए। सर राम मोहन। तो राम मोहन रॉय जी का बर्थ कब हुआ था? ये बताइए, बर्थ डेट मई 22, 1772। राम मोहन रॉय का बर्थ कब हुआ था? मई 22, 1772। और कहां हुआ था? सर राधानगर। अरे बंगाल में हुआ था, यहीं पे हुआ था बंगाल में। ये दोनों ही, राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों ही बंगाल के ही निवासी है। ये बताइए राम मोहन रॉय जी का, राजा राम मोहन का डेथ कब हुआ था? ये बताइए, जल्दी बताइए। सितंबर 27, 1983। डेथ कब हुआ था? सितंबर 27, 1983। और राम मोहन रॉय एबोलिशन ऑफ सती प्रथा के लिए माने जाते हैं, बाल विवाह के लिए माने जाते हैं। और वो ना इनकरेज किए थे, कौन सा चीज का इनकरेज किए थे? रीमैरिज ऑफ विडोस। वो इनकरेज किए थे कि जो विधवा हो गए हैं उनको वापस से शादी करवा दो, उनकी भी तो जिंदगी है ना। रीमैरिज फॉर विडोस, वो इस बात को इनकरेज किए थे, बढ़ावा दिए थे कि जो लोग विधवा हो गए हैं उनको वापस शादी करा दो। तो 3 चीजों के लिए माने जाते हैं वो बेसिकली, कौन सा? सती प्रथा, बाल विवाह, और वो इनकरेजमेंट दिए थे कि किसी भी तरीके से वो जो विधवा है देश का, उनका भी रीमैरिज होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजों पर जोर दिए थे। वो समाज सुधारक थे, आप क्या बोल सकते हो उसको? समाज सुधारक। क्लियर है? बर्थ कब हुआ था बताइए? बर्थ हुआ था मई 22, 1772। डेथ कब हुआ था? सितंबर 27, 1983। सितंबर 27, 1983। ये बताइए कहाँ उनका जन्म हुआ था? राधानगर बंगाल में। क्लियर है? चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टोरी में ज्ञान दिया हुआ है कि राम मोहन रॉय क्या क्या किए थे, लोग इंपॉर्टेंस समझे कि नहीं समझे, किस तरीके से हमें राम मोहन रॉय का सम्मान करना चाहिए, ये सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, इसी स्टोरी को मैंने अपने हाथों से समराइज कर दिया दोस्तों। आइए पढ़ते हैं, इसी स्टोरी को समराइज कर दिया है। चलिए आइए समराइजेशन पढ़ते हैं, जल्दी आइए। आइए अब पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसका क्या समरी है, एक बार पढ़ते हैं। ये जो कहानी लिखा हुआ है, वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका पूरा समरी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर रिफ्लेक्ट्स ऑन द चैलेंजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंडिविजुअल हु emerged ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ नेशनल डिक्लाइन। जब ये पूरा देश अंधविश्वास को मान रहा था, जब ये पूरा देश पतन की ओर जा रहा था, यानी जब इस देश का डाउनफॉल हो रहा था, बिकॉज इस देश में तो इतने छोटे छोटे अंधविश्वास को माने जा रहे थे, सती प्रथा हो रहे थे, बाल विवाह हो रहे थे, लड़कियों के सम्मान नहीं हो रहे थे,
रीमैरिज नहीं करवाया जा रहा था विडोज का। इतने छोटे छोटे अंधविश्वास को जब इस देश में माना जाता था, उस टाइम में कोई महान इंसान अगर पैदा होता था इस देश का, तो उनको उनका अहमियत कोई नहीं समझता था। बिल्कुल इसी तरीके से राम मोहन रॉय थे, जो इस देश में चेंज लाने आए थे, जो इस देश में बदलाव लाने आए थे, ये छोटे छोटे चीजों का, छोटे छोटे सोचों का बदलाव लाने आए थे, लेकिन उनका ये इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ पाया। राम मोहन रॉय जी का इंपॉर्टेंस इस देश में कोई नहीं समझ पाया। जो इंसान इतना महान, जिनको भर भर के रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला। यहां पे बस वही दिखाया गया, उनको भर भर के सिर्फ बेइज्जती मिली। जब राम मोहन रॉय सबको समझाने जाते थे कि ये सब कुरीतियां है, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, तब लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे कि आप कौन है बोलने वाले, आपका बात क्यों सुने, हम अपनी प्रथाएं को फॉलो करेंगे। उस युग में ऐसे ऐसे महान इंसान को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ऐसे ऐसे महान इंसान को, महान थॉट्स वाले इंसान को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, बिकॉज उस युग में ऐसा होता था, उस युग में लोगों के आंखों से सच्चाई का पर्दा हट चुका था। म्यूजिक ऑफ ट्रुथ का मतलब है सच्चाई का पर्दा। लोग सच्चाई को भूल गए थे और लोग अंधविश्वास को मानते थे, खाली अंधविश्वास को मानते थे। यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर उन लोगों को रिप्रेजेंट किया है जो लोग महान लोगों का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, जो लोग आज भी बाल विवाह करते हैं, बाल विवाह का सपोर्ट करते हैं, जो लोग आज भी बाल विवाह का सपोर्ट करते हैं, जो लोग आज भी विधवा को घर में रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, जो लोग आज भी छोटा छोटा अंधविश्वास मानते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बोला है कि राम मोहन रॉय का इंपॉर्टेंस उस दिन कोई भी नहीं किया। राम मोहन रॉय तो डिजर्व करते थे, राम मोहन रॉय जैसे इंसान बहुत ज्यादा चीज डिजर्व करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, लेकिन उस लेवल का रिस्पेक्ट उनको कभी जिंदगी में नहीं मिला और कोई दिया भी नहीं, आज भी नहीं दे रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है कि he reflects on the challenges of understanding and appreciating individuals who emerged during period of national decline. He suggests that such figures like Ram Mohan Roy may seem out of place or disordant because the people have lost touch the music of truth. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि राम मोहन रॉय जैसे चरित्र को उस जमाने में भी रिस्पेक्ट नहीं मिला, बिकॉज लोग अपने आंखों से सच का पर्दा हटा दिए थे और अंधविश्वास का पर्दा टांग लिए थे। अंधविश्वास में झूले पड़े थे लोग। That once defined their nature. Despite the Tagore implies that their presence is necessary. लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद, यहाँ पे बोल रहे हैं टैगोर, इतना कुछ हो जाने के बावजूद राम मोहन रॉय का एग्जिस्टेंट जरूरी था, राम मोहन रॉय जी का आना जरूरी था। लेकिन राम मोहन रॉय इस देश में अगर नहीं आते तो इस देश में बदलाव नहीं हो पाता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद राम मोहन रॉय का प्रेजेंस जरूरी था, एग्जिस्टेंस जरूरी था। राम मोहन रॉय अगर इस देश में नहीं आते तो कभी इस देश में बदलाव नहीं आता। राम मोहन रॉय जैसे लोग हैं कि वो राम मोहन रॉय क्या करते हैं, एक देश का सूखा बंजर जमीन को हरियाली में बदल दिए। राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, इसी वजह से इस देश का सूखा बंजर जमीन को हरियाली में बदलने में मदद मिली। राम मोहन रॉय जी को तो उस लेवल का सम्मान नहीं मिला, उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिला देशवासियों से, लेकिन खैर उनका प्रेजेंस, उनका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी था। वो आए, इसी वजह से तो आज इतना कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। सती प्रथा एबॉलिश, आज भी बाल विवाह हो रहा है, लेकिन बहुत रेयरली हो रहा है, बहुत रेयरली। लेकिन पहले तो हर एक घर में होता था। आज लोग फुल फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। उस जमाने में फ्रीडम नहीं था कुछ। ये सब किस लिए हुआ है? ये सब हुआ है राम मोहन रॉय की वजह से। क्लियर है? अब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड पैराग्राफ का, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ का यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, राम मोहन रॉय इज पोर्ट्रेट एज ए मैन अहेड ऑफ इट टाइम। मतलब यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर बोले हैं कि राम मोहन रॉय जो है वो बहुत पहले ही आ गए थे। वो बहुत पहले ही आ गए थे समाज को सुधारने के लिए। वो उस समय में आ गए जहां पे उनका बात कोई नहीं सुनने वाला था, जहां पे उनका सब डिसरेस्पेक्ट करते थे कि नहीं हम तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे, काहे का समाज सुधारक, ऐसे करके डिसरेस्पेक्ट करते थे।
खुद के देश के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। राम मोहन रॉय वैसा आदमी था। आज के अगर टाइम में आते, राम मोहन रॉय अगर आज के टाइम में आते, आज के युग में आते, तो लोग उनकी बात सुनते भी, लेकिन वो उस टाइम में आ गए थे, वो बहुत पहले आ गए थे, वो बहुत पहले उनका जन्म हो गया था। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, उस सदी में उनका जन्म हो गया जब उनको खुद के देशवासियों ने नकार दिया, जब उनको खुद के देशवासियों ने सपोर्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात बोल रहा है? हर कोई उनके अगेंस्ट था, हर कोई उनके अगेंस्ट था। बहुत रेयर पर्सनालिटी होगा, बहुत रेयर लोग होंगे जो उनके साथ खड़ा था, लेकिन अगर बात करें 99% उनके अगेंस्ट थे वो। यहां पे क्या बोला है? रिजेक्टेड बाय हिज कंट्रीमैन हु वाज रेक्युलेंट टू कन्फ्रंट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेफर्ड टू क्लिंग टू डेलिगेंसी। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है कि वो लोग रिजेक्ट वही लोग किए थे जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, रिजेक्ट वही लोग किए थे। राम मोहन रॉय का सम्मान वही लोग नहीं करते थे जिनको लगता था कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था। इस देश के लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे और आंखों में एक पर्दा लगाया हुआ था, अंधविश्वास वाला पर्दा, अंधविश्वास का पर्दा लगाया हुआ था जो म्यूजिक ऑफ ट्रूथ को ढकता था। ठीक है। Despite this rejection, Roy's appearance was seen as inevitable and necessary for ushering in the new era of मतलब कि enlightenment। यहाँ पे क्या बोला गया है? इतने रिजेक्शन के बाद भी रॉय का अपीयरेंस जरूरी था, रॉय का जो प्रेजेंस है वो जरूरी था। अगर रॉय आज जन्म नहीं होते, राम मोहन रॉय जैसे कैरेक्टर अगर आज इस देश में नहीं आते, तो इस देश में ये न्यू एरा, ये मॉडर्न एरा कभी आप देख नहीं पाते। आज भी आप पुराना जमाने में जीते, जहां पे सती प्रथा होता, जहां पे बाल विवाह होता, जहां पे इतने सारे कुरीतियां होते, जहां पे लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपने आप को मार डालते हैं। क्लियर है? तो रॉय का जो प्रेजेंस है वो आज भी बहुत ज्यादा क्या था? जरूरी था। रॉय ने उस समय जन्म लिया, इतने सारे देश का इतने सारे देशवासियों के ताने सुने, इसी वजह से आज आप न्यू एरा देख पा रहे हो। रॉय का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मतलब कि टैगोर ये बोलता है कि रॉय का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस देश के लिए। रॉय अगर नहीं होता तो क्या होता? रॉय मतलब राम मोहन रॉय। यहां पे बोला गया है टैगोर कंपेयर्स हिम टू ए ट्रांसमोटिव फोर्स दैट ब्रिंग्स लाइफ टू ए बैरन लैंडस्केप रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ हिज मिशन ऑफ हिज लैंड। यहाँ पे रॉय को बोला गया है कि रॉय एक ऐसी शक्ति लेके आए थे कि वो पूरा का पूरा कंट्री को बदल दिए, उस शक्ति के पूरा देश के विचार को बदल दिए, पूरा देशवासियों को बदल दिए, देशवासियों के थॉट्स को बदल दिए। रॉय के अंदर वो शक्ति था, रॉय के अंदर वो ट्रांसमोटिव फोर्स था जो इस देशवासियों के विचार को बदल दिए, इन सारी कुप्रथाओं को अबॉलिश कर दिया। बाल विवाह, सती प्रथा जो हुआ करता था उनको अबॉलिश कर दिया। रॉय में ऐसी शक्ति थी। ठीक है। अब पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं, आइए। यहां पे लिखा हुआ है टैगोर एक्सप्रेसेस असॉर्टमेंट ऑफ राम मोहन रॉय एबिलिटी टू ग्रास्प एंड इंट्रोड्यूस द बेस्ट एस्पिरेशन ऑफ बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर टू हिज कंट्रीमैन। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हैरानी होती है कि राम मोहन रॉय में कितना क्षमता था कि वो पूरा देश के कल्चर को समझ गया, ईस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, साउदर्न कल्चर को, सारे के सारे कल्चर्स को समझ गया। राम मोहन रॉय में कितनी क्षमता थी कि वो उस जमाने में जब छोटे छोटे सोच के लिए लोग मरते थे, जब अंधविश्वासों का जमाना था, वहां पे उन्होंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को आराम से पूरा डिटेल्ड में समझ गए। हर एक कल्चर को बारीकी से समझ गए कि इस कल्चर के थ्रू क्या होता है, इस कल्चर के थ्रू क्या होता है। और जहां जहां उनको दिखा कि वो यहाँ कुप्रथा हो रही है, उनको हटाने का कोशिश किया। Despite living in a narrow, Roy's visions of the modern age with its advancement of the activity was clear to him. रॉय को अपना विजन क्लियर था कि उनको क्या करना है। रॉय को अपना विजन क्लियर था कि हमको मॉडर्न एज लाना है, हमको ये ट्रेडिशनल एज से हमको न्यू एरा लाना है, हमको ये कुरीतियों वाला एरा नहीं चाहिए, हमको ये बकवास एरा नहीं चाहिए जहां पे पति के मर जाने पर पत्नी को जला दिया जाता था, जहां पे बाल विवाह
को मतलब जहां पे अर्ली मैरिज होती थी, जहां पे सती प्रथा होती थी, उनको वो वाला युग नहीं चाहिए, उनको वो वाला एरा नहीं चाहिए। रॉय का विजन एकदम क्लियर था कि हमको मॉडर्न एज चाहिए। And he played a significant role in the introducing this idea in India before the modern age itself fully realized them. जब तक modern age आया तब तक वो ये सारे के सारे बदलाव ऑलरेडी कर चुके थे। रॉय का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब तक मॉडर्न एज आया इस इंडिया में, इस कंट्री में, वो तब तक ये सब सारा चीज बदलाव हो गया था। मतलब कि तब तक वो सती प्रथा एबॉलिश हो गया था, वो तब तक अर्ली मैरिज एबॉलिश हो गया था। क्लियर है? यहां पे यही चीज दिखाया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में रविंद्रनाथ टैगोर जी राम मोहन रॉय को क्या बोलते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट से। क्या आप लोग को समझ में आया इतना? ये कहानी पढ़ने के लायक नहीं है, इसमें आपको बहुत कम एमसीक्यूज मिलेंगे। एग्जामिनेशन में जाइएगा ना तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का मिलेगा, राम मोहन रॉय का मिलेगा, यही सब चीज पूछेगा कि म्यूजिक ऑफ ट्रुथ क्या होता है, ये वो। ठीक है, आइए लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ पैराग्राफ 4। आइए, टैगोर रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडियाज टेंडेंसी टू ब्लेम डेस्टिनी, डिप्लोर द पास्ट एंड डिस्पेयर द फ्यूचर। यहाँ पे टैगोर उन लोगों को बोला है, उन लोगों की बात की है जो लोग डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे टैगोर उन लोगों की बातें की है जो लोग डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं कि ये मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा किस्मत ही खराब है। उन लोगों का बात करता है जो पास्ट को हमेशा सोचते हैं, यानी पास्ट के बारे में सोचते हैं हमेशा। और उन लोगों की बात करते हैं जो लोग फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं, He believes that India has reason to hope for the best thanks to the presence of the figures like राम मोहन रॉय। वो बोलते हैं कि राम मोहन रॉय के प्रेजेंस को सोच के अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए हमेशा। हम इंडियंस को मोटिवेटेड होना चाहिए कि राम मोहन रॉय जैसे कैरेक्टर इस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, राम मोहन रॉय जैसे महान इंसान इस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। ये सोच के हमें मोटिवेट होना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, हम लोग हमेशा डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत फूटी है। हम लोग हमेशा पास्ट को सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं कि जो मतलब कि पास्ट में हो जाता है उस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं। हम लोग हमेशा फ्यूचर को दोष देते हैं। लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है कि हम लोग को तो प्राउड फील करना चाहिए, हम लोग को तो मोटिवेट होना चाहिए, हम लोग को तो उनसे सीखना चाहिए जिनके देश में राम मोहन रॉय जैसे महान इंसान, महान कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। समझे? He urges his countrymen to fully realize the significance of Roy's contribution and to offer him the recognitions and gratitude he deserves। वो कंट्रीमैन से रिक्वेस्ट करते हैं, वो कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये देशवासियों, राम मोहन रॉय जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो रिस्पेक्ट अब तुम उसे दो, अब तुम उन्हें दो। उस जमाने में तो उनको नहीं मिल पाया, उस जमाने में तो राम मोहन रॉय को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया, वो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन अभी के जमाने में भी एटलीस्ट राम मोहन रॉय जो डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट तुम उन्हें दो। फिर यहां पे लिखा हुआ है, टैगोर सीज रॉयस एज ए ग्रेट मैसेंजर ऑफ ट्रुथ एंड बिलीव्स दैट इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू शो इट ग्रेटनेस बाय ऑनरिंग हिम एप्रोप्रिएटली। सो टैगोर अपने आप को ग्रेट मैसेंजर मानते हैं, राम मोहन रॉय का ग्रेट मैसेंजर मानते हैं, अपने आप को ग्रेट संदेश वाहक मांगते हैं कि हाँ भाई, मैंने राम मोहन रॉय के बारे में कुछ लिखा है, कुछ कहा है। और ये देश से उम्मीद करते हैं किसी भी तरीके से राम मोहन रॉय का ये जो कंट्रीब्यूशन है उनको याद रखें। बस इतना ही था कहानी। रविंद्रनाथ टैगोर ये देश से उम्मीद रखते हैं कि राम मोहन रॉय का जो ये कंट्रीब्यूशन है उनको याद रखें, उनका याद रखें। तो यही था समरी ऑफ पैराग्राफ 4, बस इतना ही था। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पे तारीफ की गई है कि राम मोहन रॉय उस जमाने में आए थे, उस युग में आए थे जब उनका जो मॉडर्न थिंकिंग था उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला जो वो डिजर्व कर रहे थे। राम मोहन रॉय को रिस्पेक्ट नहीं मिला जो वो मतलब कि डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी उनका प्रेजेंस जरूरी था इस मॉडर्न एरा का आने के लिए। ये जो मॉडर्न एरा आप देख पा रहे हो ये किसके लिए है, राम मोहन रॉय के लिए। ठीक है, तो आइए अब एमसीक्यू करते हैं। क्या आप लोग एमसीक्यू के लिए रेडी हो?
इस चैप्टर में एमसीक्यू ही एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, क्या आप लोग एमसीक्यू के लिए रेडी हो? चलिए एमसीक्यू के लिए क्या रेडी हो? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी भैया रेडी है। चलिए आइए फिर, आइए फटाफट से भाई, फटाफट से एमसीक्यू का आंसर देंगे। ओके, फटाफट से एमसीक्यू का आंसर अब आप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखिए, हु इज क्रेडिटेड विद द इनॉग्रेटिंग द मॉडर्न एज इन इंडिया? किसको क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न एज के लिए? राम मोहन रॉय को क्रेडिट दिया जाता है। इसके बाद सेकंड का क्या हो जाएगा? इन व्हाट एस्पेक्ट डिड इंडिया स्ट्रगल बिफोर राम मोहन रॉय टाइम्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? स्पिरिचुअल डिक्लाइन, अंधविश्वास। सेकंड का क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल डिक्लाइन, अंधविश्वास। विश्वास ठीक है भाई, अंधविश्वास गलत है। सेकंड का क्या हो जाएगा? सी। अब थर्ड, व्हाट डिड राम मोहन रॉय ब्रिंग्स टू इंडिया थ्रू द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? इसका क्या हो जाएगा? क्रिएटिव इवेडवर्ड्स एंड द स्पिरिचुअल वैलिडिटी। मतलब सीधा सा बात है, विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं रखो। राम मोहन रॉय क्या बोलता था? विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास मत रखो। इसके बाद फोर क्या है बेटा? फोर क्या है? What did Ram Mohan Roy believe was essential for human civilization? क्या बिलीव रखते थे राम मोहन रॉय? राम मोहन रॉय बिलीव रखते थे इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। अपने अपने पे डिपेंडेंट रहो और ब्रदरहुड मेंटेन करो, भाईचारा मेंटेन करो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहो। इसके बाद देखो, what historical role did राम मोहन रॉय plays in मतलब कि रिलेशन टू इंडिया सोशल स्ट्रक्चर? क्या हो जाएगा इसका? यूनिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। इसके बाद देखो 6, who are mentioned as राम मोहन रॉय प्रेसिड्योर्स इन द टेक्स्ट? किसको मेंशन किया जाएगा? राम मोहन रॉय किसको मानते थे सर? कबीर को मानते थे, नानक को मानते थे, दाबू को मानते थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद देखिए, व्हाट सोसाइटल स्ट्रक्चर डिड राम मोहन रॉय चैलेंज? यहां पे क्या हो गया? कास्ट एंड क्रीड को चैलेंज करते थे। राम मोहन रॉय किसको चैलेंज करते थे? कास्ट एंड क्रीड को चैलेंज करते थे। इसके बाद, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव वाज क्रूशियल फॉर इंडिया स्पिरिचुअल वेलबींग? इसका क्या हो जाएगा? फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स। राम मोहन रॉय चाहते थे कि हर किसी के साथ हर कोई हार्मोनी से रहे, हर कोई शांतिपूर्वक रहे, हर कोई के साथ फेथ हो, ठीक है, सही से रहे। अब देखिए 9, व्हाट डिड राम मोहन रॉय इन्विजन एज द आइडियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन? इसका क्या हो जाएगा बताइए? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया स्पिरिचुअल एथोस डिड राम मोहन रॉय एम्फसाइज? इसका क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। राम मोहन रॉय यही चाहते थे कि सारे इंडिविजुअल्स इक्वल रहे, इक्वलिटी मेंटेन रहे सब में, कोई कास्ट क्रीड नहीं, ठीक है। इसके बाद इक्वलिटी के लिए भी लड़े थे ना वो। इसके बाद, व्हाट डिड राम मोहन रॉय रेस्क्यू इंडिया फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? सुपरस्टिशियस ऑब्लिविशंस। सुनिए, विश्वास सही है, अंधविश्वास गलत है, यानी कि स्पिरिचुअल ऑब्लिवन। आइए 12th, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब राम मोहन रॉय अप्रोच टू सोशल एंड रिलीजियस बैरियर्स? इसका क्या हो जाएगा? इनोवेटर। इसका, What did Ram Mohan Roy believe was necessary for the progress of human civilization? इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। एमसीक्यूज को लर्न कर लीजिए बढ़िया तरीके से। What role did Ram Mohan Roy plays in relation to India's traditional social system? इसका क्या हो जाएगा? चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम। इंडिया का जो सिस्टम था उसको राम मोहन रॉय ने चैलेंज किया, रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मतलब बदलाव लाया उसमें। इसके बाद देखिए, according to the text, Ram Mohan Roy was viewed as a pioneer in what aspect of the Indian society? इसका क्या हो जाएगा? रिलीजियस रिफॉर्म। राम मोहन रॉय रिलीजियस रिफॉर्म लाए। राम मोहन रॉय बोला भाई विश्वास सही है लेकिन अंधविश्वास गलत है, रिलीजियस रिफॉर्म आना चाहिए था। 16, what did Ram Mohan Roy emphasize regarding human relationship? राम मोहन रॉय किस चीज को एम्फसाइज कर रहे थे? सर? इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी को एम्फसाइज कर रहे थे। इसके बाद देखिए 17 क्या है? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट वाज राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पिरिचुअल यूनिटी?
इंडिया का स्पिरिचुअल यूनिटी पर राम मोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या कंट्रीब्यूशन था? असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। इसके बाद 18, व्हाट डिड राम मोहन रॉय चैलेंज इन इंडिया सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? इसका क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल मतलब कि स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। 19, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट राम मोहन रॉय focused on what aspect of the Indian society's religious integrations? What term best describe the Ram Mohan Roy stance on the social and religious inclusiveness? यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब इंडिया किसी भी तरीके से प्रोग्रेस करे, वो ये चाहते थे। इंडिया एकदम बैकवर्ड थॉट्स के साथ जिंदगी ना जिए, प्रोग्रेस करे। What did Ram Mohan Roy equations एज द आइडियल फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन? से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। वापस से रिपीट किया गया है, वापस से सब कुछ रिपीट किया गया है। हम लोग इतना तक ही करेंगे क्योंकि वापस से हर एक एमसीक्यू रिपीट किया गया है। 20-22 जो एमसीक्यू है ना, फर्स्ट 22 एमसीक्यू आप पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम बन जाएगा, इतने में काम बन जाएगा, बिकॉज सारे के सारे एमसीक्यूज देखिए वापस से रिपीट किए गए हैं। क्लियर है? तो राम मोहन रॉय खत्म कर लिए, अब द थीप स्टोरी खत्म कर लेंगे, बस हमारा पूरा का पूरा जो है इंग्लिश खत्म हो जाएगा, इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और भाई ये मैथ से पढ़ना चाहते हो, ये एमसीक्यू वाला मैथ चाहिए तुमको, खुद पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ ना, पढ़ लो ना, मैथ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है। अब एक ही चैप्टर पढ़ेंगे द थीप स्टोरी, और कहानी को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, कहानी को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।